सभी को नमस्कार। ग्रेड सेकंड की हमारी सीरीज चल रही है फाइनल टच, और इसमें हम एक एक टॉपिक को पुराने जितने भी प्रश्न पत्र हैं उसके अनुसार पूरा का पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सीरीज देखने के बाद काफी कॉन्फिडेंस आ गया होगा और काफी फायदा होगा। आज का पहला सवाल ले रहा हूं एक बच्चे का, और ये सवाल पूरे सोशल मीडिया पे घूम रहा है कि सर जो ग्रेड फर्स्ट की भर्ती है उसके बारे में शिक्षा मंत्री का एक पेज वायरल हो रहा है कि 32,000 पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजा गया है। क्या ये सच है और क्या इतनी वैकेंसी आएंगी? दो बातें बता दूं। 32,000 वैकेंसी स्कूल व्याख्याता की नहीं आएंगी, ये सच है। स्वीकृति मिलना, उसके बाद कितने पदों पे भर्ती निकालती है, दोनों चीजें अलग अलग है। पहली बात तो इतनी स्वीकृति मिले जरूरी नहीं है। फिर भर्ती जो आएगी स्कूल व्याख्याता में, आप मान के चलिए 8 9 10 10,000 से अधिक पदों पे भर्ती नहीं आएगी। इसलिए ये तो क्या होता है, सोशल मीडिया का एक जाल होता है। हम जैसे लोग क्या करते हैं, बार बार इन चीजों पे बनाते हैं कि देखो इतनी वैकेंसी आ रही है। आपको ये लगना चाहिए कि मैं इतनी कम वैकेंसी, यानी 2,000 भी आएंगी तो भी करूंगा। वैकेंसी डेफिनेटली आएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता, तीनों ही ग्रेड की आएंगी। लेकिन आप ये सोच के तैयारी करो कि सर 32,000 आ जाएंगी क्या, ये केवल और केवल कोई विशेष सूचना नहीं है। इतनी हजार वैकेंसी कभी स्कूल व्याख्याता की कभी नहीं आएंगी, आप मान के चलिएगा। तो मुश्किल से आप 5 से 10,000 के बीच में वैकेंसी मान सकते हो। तो जिन बच्चों को लगता है कि मैं 5,000 में सिलेक्शन ले सकता हूँ, वो ग्रेड फर्स्ट के लगा रहे, और जो 32,000 के आस में बैठा है, मुझे लगता है वो ऐसी उम्मीदें ना करें। तो शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में अपन टॉपिक पढ़ेंगे बुद्धि और स्वयंगात्मक बुद्धि, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बहुत अच्छे से प्रश्न है ये, सबके सब पीवाई क्यों है, सबके सब पीवाई क्यों है। बस मैंने बहुत सारे प्रश्नों को मिला के मिश्रित कर दिया ताकि सब पीवाई क्यों संक्षिप्त में हो जाए। रोहन परीक्षा हाल में एक कठिन केस स्टडी को हल कर रहा है। वह सबसे पहले अपने मन में यह तय करता है कि इस समस्या को हल करने के लिए उसे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, वह समय का प्रबंधन कैसे करेगा, और वह अपनी पूरी प्लानिंग तैयार करता है। स्टर्नबर्ग के अनुसार त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। रोहन की मानसिक प्रक्रिया किस घटक को दर्शाती है? देखो, स्टर्नबर्ग ने जो ट्राई आर्किक सिद्धांत दिया था उसमें बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? विश्लेषण बुद्धि, एनालिटिकल इंटेलिजेंस जिसमें सभी मानसिक क्रियाएं आती हैं, अनुभव बुद्धि जिसको सृजनात्मक बुद्धि बोलते हैं, और व्यवहारिक बुद्धि जिसमें वो दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करता है। जो विश्लेषण बुद्धि है उसके 3 घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं? मेटा घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण घटक। अब मेटा घटक क्या होता है? मेटा घटक में आप क्या करते हो, जितने भी उच्चतम मानसिक क्रियाएं हो, चाहे सोचना है, समस्या समाधान करना है, आपका योजना बनाना है, मूल्यांकन करना है, और एक वर्ड और नोट कर लीजिएगा, मैं जो क्लास ले रहा हूं इसको पूरी समझा करो आप। परिकल्पना बनाना किस घटक में आते हैं, ये भी आरपीसी सेकंड में प्रश्न आया था। तो जितने भी मानसिक क्रियाएं होंगी ना, वो मेटा घटक में होती है। निष्पादन घटक 2 नंबर पे आता है। इसमें क्या करते हैं, मेटा घटक में जो प्लानिंग करते हो उसको आप एग्जीक्यूट करते हो, लागू करते हो। और ज्ञान संग्रहण घटक जो तीसरा होता है, उसमें आप नई चीजों को सीखना और चीजों को याद करना, मेमोरी में सेव करना, ये जो घटक करता है ज्ञान संग्रहण घटक। तीनों घटक समझ में आए कि नहीं आए? तीनों पे एग्जाम्पल पूछेगा, आसान प्रश्न नहीं आएगा, अंदर का प्रश्न आएगा। मेटा घटक क्या है, निष्पादन क्या है, ज्ञान संग्रहण घटक क्या है। स्टर्नबर्ग का ट्राई आर्किक सिद्धांत में 3 बुद्धि कौन सी है? एनालिटिकल, एक्सपीरियंस या क्रिएटिव इंटेलिजेंस, और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जिसकी सहायता से वो दैनिक जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स का समाधान करता है, उसको व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। मतलब अभी जो मैंने पूरा एनालिसिस किया है स्टर्नबर्ग, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना। बियॉन्ड आईक्यू पुस्तक में 1985 में सिद्धांत दिया था। ये पूरा का पूरा आपका ये स्टर्नबर्ग तैयार है। क्लियर है? ये बच्चे कहते हैं सर स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं देते। अरे कितना टाइम लोग स्क्रीनशॉट इतनी देर में, तो पता नहीं कितने ले लो। अगला प्रश्न, पूरा स्टर्नबर्ग समझ में आ गया आपके? अगला देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा। सही कथन का चयन कीजिए। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिमान, ग्रेड सेकंड में सबसे अधिक प्रश्न यदि किसी प्रतिमान पे, किसी सिद्धांत पे आए तो गिलफोर्ड पे आए। में बौद्धिक कार्य के 3 आधारभूत आयाम विवाहें स्वीकृत की गई हैं। कौन कौन सी? संक्रिया ऑपरेशन, यानी जो भी अपन समस्या आएगी उस पर मानसिक क्रियाएं करेंगे, उस संक्रिया में होता है। विषय वस्तु कंटेंट 2 नंबर पे आता है, और उत्पाद प्रोडक्ट परिणाम रिजल्ट 3 नंबर पे आता है। तो इसमें दक्षता नाम का कोई भी आयाम शामिल नहीं है। एकदम सही बात है, ये ग्रेड सेकंड में आया हुआ प्रश्न है कि कौन से 3 आयाम और क्या शामिल नहीं है। तो इसमें दक्षता, इफिशियंसी, कॉम्पिटेंसी शामिल नहीं होता।
कथन दूसरा है, गिलफोर्ड के मॉडल में मानसिक प्रक्रिया और उनकी विमाओं के युगम के अंतर्गत अर्थगत या शाब्दिक प्रक्रिया सीधे तौर पे विषय वस्तु कंटेंट विमा से संबंधित होती है, जबकि अभिसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन संक्रिया विमा का हिस्सा है। सही के बात सही लग रहा है। तीसरा है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड द्वारा किया गया था, जिसमें बुद्धि को प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का समूह माना गया है। ये गलत। बताओ, ऊपर वाले दोनों सही है क्या, तीसरा गलत है क्या? आंसर तीसरा सी आ रहा है क्या? वेरी गुड। देखो सीधा सा है, बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। आरपीसी सेकंड में 2 बार ये प्रश्न आया और इन्होंने जी कारक का विरोध किया था। इन्होंने बुद्धि के 4 गुण बताए थे, स्तर, विस्तार, क्षेत्र और गति, याद रखना। इसको परमाणुवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। ये कहते हैं बुद्धि में कोई जी कारक नहीं होता, बुद्धि में बहुत सारे कारक होते हैं। प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का समूह का जो कॉन्सेप्ट था वो थ्रस्टन ने दिया था। किसने दिया था? थ्रस्टन ने दिया था प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में। इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट, लास्ट वाला स्टेटमेंट एकदम गलत है। गिलफोर्ड का मॉडल पूरा का पूरा पढ़ के जाना। संक्रिया का मतलब होता है मानसिक क्रियाएं। कौन कौन सी? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, संज्ञान, मूल्यांकन, स्मृति धारण और स्मृति अभिलेखन। ये किस में आती है? संक्रिया में। जो मैंने बोला है पूरा पढ़ के जाना। विषय वस्तु में क्या आती है? सूचनाओं के प्रकार, दृष्टि, सर्वे, सांकेतिक, प्रतीकात्मक या अर्थगत या व्यवहारगत। और उत्पाद में क्या आता है? परिणाम, इकाई, वर्ग, संबंध, विधियां, रूपांतरण, आशय और निहितार्थ। जैसे मैंने एडिटीज बोला है, ऐसे आपके दिमाग में याद होना चाहिए कि गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना प्रतिमान 1967 में दिया था। इसको त्रिआयामी मॉडल ही बोलते हैं। 3 आयाम कौन से हैं? प्रत्येक आयाम में कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं? कौन सा किस में शामिल होता है? ऐसा प्रश्न पूछेगा। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? टोटल ये 5 प्रश्न पूछे गए आरपीसी सेकंड में आज तक। वो पांचों का मिला के मैंने एक प्रश्न बना दिया है और पांचों के पांचों प्रश्न अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यदि आपको ये पूरा प्रश्न समझ में आ गया। ओके। हाँ, प्रोडक्ट में 6 बेटा। संक्रिया में भी पहले 5 थे, अब 6 हो गए। और विषय वस्तु में 5, पहले 4 थे, अब 5 हो गए। ओके बेटा, 21 सदी का कौशल का करवा दिया ना मैंने ऑब्जेक्टिव ए। और कल परसों की क्लास में कहा था एक ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं देखना, क्यों माहौल बना रखा है 21 सदी का कौशल। किताब से पढ़ लो बढ़िया तरीके से, किताब से बेटर कुछ नहीं है। ये जो किताब में क्लास डाल रखी 21 सदी की, उससे बेटर कुछ नहीं है। रोना मत रोया करो चीजों को लेकर। अगला प्रश्न देखना। सही सुमेलित यानी गलत मिलान पूछ रहा है इसमें से। बुद्धि लब्धि आईक्यू वैल्यू जब किसी व्यक्ति की कालानुक्रमिक आयु की कालानुक्रमिक आयु की जो वास्तविक आयु होती है, डेट ऑफ बर्थ, और मानसिक आयु पूरी तरह समान होती है, तो वह औसत या सामान्य बुद्धि का बालक होगा। समझ गए? यानी कि आपकी 10 साल ही मानसिक आयु है, 10 साल ही वास्तविक आयु है, गुणा 100 निकालोगे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये एवरेज बुद्धि का लक्षण होता है। जब मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों समान होता है, वो एवरेज बुद्धि होती है। ये प्रश्न आया हुआ है, याद रखना। ये सब के सब प्रश्न आए हुए हैं। बुद्धि लब्धि संपर्क का विकास मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि के रूप में परिभाषित कर वर्तमान प्रमाणिक सूत्र देने वाले कौन थे? टर्मन थे। यानी बुद्धि लब्धि के सूत्र का विकास करने वाले कौन थे? तो टर्मन आएगा। और सूत्र क्या होता है? MA/CA गुणा 100। किसने दिया था? टर्मन ने। ये भी आया हुआ प्रश्न है। दर्शात्मक विवरणों को तेजी से देखना, विजुअलाइजिंग डिटेल्स रैपिडली। थ्रस्टोन के सिद्धांत के अनुसार किसी उद्दीपक के विवरण को बहुत जल्दी और सटीकता से पहचानना या अवलोकन करने की मानसिक क्षमता को स्पाइटियल मेमोरी कहा जाता है। सही बात है। मंद बुद्धि बालक की स्थिति, एक मानसिक रूप से पिछड़े या मंद बुद्धि बालक का गणितीय संबंध मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से कम होती है। ये क्या है? कम का संकेत है, कम होती है। बताओ सही है क्या? एक गलत मिलान है इसमें से, तो एक गलत कौन सा है? तो चौथा है या और कौन सा है? बताओ फटाफट आंसर। यही मेरे से बात हमारी हेल्पलाइन के जरिए हो सकती है बेटा जी। बताओ फटाफट। डी आंसर कर दें लोग? एकदम गलत है बेटा, डी आंसर नहीं होगा। मैं इसलिए आप लोगों को कई बार कहता हूं कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, और ये मैंने क्लास में बाकायदा बहुत बार इस चीज को समझाया है कि जब भी आप कोई चीज को तेजी से देखोगे और उसको तेजी से पहचानोगे, उस बुद्धि को क्या कहा था थ्रस्टर ने?
उसको संवेदी गति कहा था। क्या कहा था? संवेदी गति, परसेप्चुअल। स्थानिक बुद्धि होती है वस्तुओं के प्रतीकात्मक चित्र बनाना। आर्किटेक्ट, डिजाइनर, वास्तुकार, मूर्तिकार, ये स्थानिक बुद्धि होती है, ना कि किसी चीज को जल्दी से देखना और पहचानने की बुद्धि जो होती है वो संवेदी गति होती है। ये प्रश्न आरपी सेकंड में पिछली बार आया है, ये प्रश्न आरपी सेकंड में पिछली बार आया है, ये प्रश्न पिछली बार आरपी सेकंड में आया है, और ये प्रश्न भी आरपी सेकंड में। 4 प्रश्न आए, चारों को मिला के मैंने प्रश्न बनाया। समझा करो चीजों को लेकर कि सच में है क्या, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया करो। तो इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है, ये संवेदी गति होती है ना कि स्पाइटियल इंटेलिजेंस होती है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न देखना भाई, मतलब पूरा पीवाई का एनालिसिस आपका सेकंड ग्रेड के आज तक जितने प्रश्न आ गए आरपीसी के वो सब हो जाएंगे इस सीरीज में। संक्षिप्त में, बहुत सारे प्रश्न नहीं देखने। थॉर्नडाइक के बुद्धि वर्गीकरण के अनुसार, थॉर्नडाइक के बुद्धि वर्गीकरण के अनुसार जो छात्र स्कूल में गणितीय सूत्र, व्याकरण के नियम और संप्रत्यों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं वे उच्च स्तर की अमूर्त बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। सबसे पहले समझना कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि का वर्गीकरण किया, वो कितने टाइप बताए? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त का मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, जिस बुद्धि का संबंध मशीन से है, यंत्रों से है, प्रत्यक्ष कार्यों से है और हाथ की कारीगरी या हाथ की कुशलता से, वो बुद्धि कौन सी होती है? मूर्त होती है। समझ गए? जैसे इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब जितने मशीन से रिलेवेंट। अमूर्त बुद्धि का संबंध शाब्दिक ज्ञान से, पुस्तकीय ज्ञान से, प्रतीकों से, सूत्रों से, संप्रत्यों से होता है, वो अमूर्त बुद्धि होती है। और सामाजिक बुद्धि दैनिक जीवन में किए जाने वाले व्यवहार, नेतृत्व, सामाजिक संबंध, इनसे होता है। तो एक तो ये याद रखना, तीनों प्रकार बताए थे 1920 में। अब पहले वाला एकदम सही है, क्योंकि अमूर्त बुद्धि का संबंध क्या है? मानसिक क्रियाओं से है। कारण बता रहा है कि अमूर्त बुद्धि का सीधा संबंध शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को समझने, उनका एनालिसिस करने और उन्हें कुशलतापूर्वक प्रयोग करने की क्षमता से होता है। क्योंकि बच्चों में गणित, सूत्र, व्याकरण, तो इसका संबंध बताया, कारण बताया, मतलब जस्ट इससे रिलेवेंट करके बताया है। तो एक कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। कोई डाउट है बताओ? हाँ, औजार, हथियार, मशीन है, मूर्त होता है बेटा। आवाज सही नहीं आ रही? सही नहीं आ रही क्या आवाज? सभी के पास सही नहीं आ रही है? कुछ बच्चों को वॉल्यूम का बताना, आवाज की गड़बड़ है क्या? हेलो हेलो हेलो, आवाज देखना, आवाज का कुछ आ रहा है क्या? या तो कंप्यूटर वाली आवाज बंद हो जा, तो एसी को बंद कर दो, चेक एसी की वजह से तो नहीं आ रही। सुन के देखना तुम आवाज में क्या। हेलो हेलो। हाँ, तो इसमें यार दोनों सही है, देख लेना इसको। अगला प्रश्न देखना। एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है। इस बच्चे का दिगंत को सबसे अच्छी तरह कौन सी घटना सहारा देगी? ये पिछली बार आया था आरपीएससी में। एक टीचर क्लास में देखता है कि बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है। इस बच्चे को, मतलब स्थानिक बुद्धि का संबंध किससे है आपको ये बताना है। स्थानिक बुद्धि क्या है? स्पाइटियल इंटेलिजेंस, ये थ्रस्टर ने भी बताई है और गिलफोर्ड ने बहुबुद्धि सिद्धांत में बताई है। तो इसमें से क्या है? ऐतिहासिक तिथियां याद करना, ये तो रटन चीजें हो गई, ठीक है, चीजों को याद कर रहे हो आप, तो ये तो हो नहीं सकती। स्पाइटिल का मतलब किससे होता है? डिजाइनिंग से है, आर्किटेक्ट से है, ठीक है, टेनिस, आपका शतरंज, चेस खेलने से है, वास्तुकारी से है। कौन सा आंसर होगा? गणितीय समस्याओं को हल करना, ये तार्किक बुद्धि होती है। त्रि आयामी मॉडल का अभिकल्पन, डिजाइनिंग, थ्री डायमेंशन मॉडल और निबंध लेखन, ये आपकी शाब्दिक लेखन बुद्धि हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, वेरी गुड, त्रि आयामी मॉडल का अभिकल्प। मतलब डिजाइनिंग जो भी बनाएंगे ना, वास्तुकार, ये सब होते हैं, उस किसमें आते हैं? ये आपके इसमें आते हैं, स्थानिक बुद्धि में। तैयारी? ओके। अगला प्रश्न देखिएगा। बुद्धि परीक्षण की प्रकृति और उसके वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अल्फ्रेड बिने द्वारा प्रतिपादित मानसिक आयु कब दिया था इसने कॉन्सेप्ट? मानसिक आयु का 1908, पिछले ग्रेड सेकंड में आए हैं, सबके सब प्रश्न आए हुए, याद रखना। मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने।
बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कौन था? अल्फ्रेड बिने। मानसिक आयु का मतलब होता है कि आपकी रियल एज अलग हो सकती है, लेकिन समस्याओं के समाधान की जो आयु है ना, वो मेंटल एज कहलाती है। अमेरिका का आर्मी अल्फा परीक्षण, दोनों ही संबंध मूलतः शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की श्रेणी से है। मानसिक आयु का संबंध भी शाब्दिक से है, और आर्मी अल्फा परीक्षण जो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है, जो अब इसने बनाया था, ऑर्थरोटिस ने बनाया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, तो ये दोनों ही शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आते हैं, एकदम सही बात है। वस्तु समानुक्रम परीक्षण, ऑब्जेक्ट असेंबली टेस्ट और पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, दोनों ही भाटिया बेटी परीक्षण के मुख्य 5 उप परीक्षण का अनिवार्य हिस्सा है। ये भी सही बात है, तो सही विकल्प का चयन करो। बताओ, दोनों ही सही है फिर तो। 6 नंबर के प्रश्न का आंसर। वो सही नहीं आ रही, बता रहे हैं क्या चक्कर है। इसके ऐसी की गुंज रही है क्या? इस वजह से आप गड़बड़ा रही है, वैसे गड़बड़ा रही है। ओके ओके, ठीक है फिर तो सही आ रही है अभी तो। आंसर क्या आ रहा है? 2। 600 सेकंड दोनों गलत हैं। वेरी गुड। ए बेटा, बी गलत है। देखो, ये दोनों प्रश्न आरपीएससी में पिछली बार आए हैं, और अभी जो मैंने एक अभी आरपीएससी स्कूल व्याख्याता पेपर हल करवाया था कि सेकंड ग्रेड में ऐसे प्रश्न आएंगे, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें से दूसरे वाला, पहले वाला एकदम सही है। वस्तु समानुक्रम जो परीक्षण होता है ना, वो होता है वेक्सलर बुद्धि परीक्षण का हिस्सा है। इसका है ये वेक्सलर बुद्धि परीक्षण, भी पढ़ के जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेक्सलर बुद्धि परीक्षण जो मिश्रित बुद्धि परीक्षण में आता है, ये वेक्सलर बुद्धि परीक्षण का हिस्सा होता है। वस्तु समानुक्रम परीक्षण, जो पैटर्न ड्राइंग परीक्षण है, वो तो इसका हिस्सा है। सीएम भाटिया परीक्षण में 5 उप परीक्षण होते हैं। को है ब्लॉक टेस्ट, ठीक है, पास है लोक परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग वाला परीक्षण, चित्त निर्माण या वाला परीक्षण, स्मृति परीक्षण। ये टोटल 5 परीक्षण होते हैं, लेकिन कहीं भी वस्तु समानुक्रम परीक्षण इसमें शामिल नहीं होता है, इसलिए कथन सही है, कारण गलत है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कथन सही है परंतु कारण गलत है। पढ़ते नहीं हो बेटा जी। अगला प्रश्न देखना, 7 नंबर का प्रश्न क्या है? मनोवैज्ञानिक डेविड वेक्सलर के अनुसार बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावकारी समायोजन। यदि आपको बुद्धि की डेफिनेशन याद करके जानी है, तो बुद्धि की डेफिनेशन में आप 2 या 3 डेफिनेशन ढंग से पढ़ के जाना। एक तो वेक्सलर की सार्वजनिक योग्यता, एक बोरिंग बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, एक अल्फ्रेड बिने की परिभाषा, एक टर्मन की परिभाषा। ये 3-4 डेफिनेशन बहुत आती है, स्पेशली वेक्सलर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आई हुई है। बुद्धि मापन के इतिहास में बुद्धि लब्धि शब्द या संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न को जाता है। एकदम सही है। देखो, विकसित करना है तो टर्मन आएगा, लेकिन सर्वप्रथम संप्रत्यय दिया था वो दिया था स्टर्न ने। इन्होंने केवल MA/CA दिया था, गुणा 100 जो लगाया था वो टर्मन ने लगाया था। आरबी केटल के अनुसार फ्लूइड बुद्धि यानी तरल बुद्धि का संबंध मनुष्य के पिछले अनुभव, अर्जित ज्ञान और स्कूली शिक्षा के उपयोग करने की क्षमता से होता है। सही बात है। कोहे का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, अलेक्जेंडर का पास अलोक परीक्षण और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ये तीनों ही बुद्धि के क्रियात्मक या निष्पादन परीक्षण के उत्कृष्ट उदाहरण है। बताओ, चारों ही सही है क्या कथन? बताओ फटाफट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी सही है। सी, केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है। और सी माने कि डी माने? बताओ आंसर, बताओ फटाफट। सी माने कि डी माने? तीनों ही सही लग रहे हैं बेटा। यही तो है कंपटीशन। मैं इसलिए आपको कहता हूं कि आप कहते हो कि सर सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। सिलेक्शन लेना बहुत आसान है बेटा, मुश्किल क्यों नहीं है। अभी मैं PYQ करवा रहा हूं, आपने पढ़े भी है फिर भी आप गलती कर रहे हो। यही तो पेपर आता है। लग रहे हैं, लगना और होना दोनों में बहुत फर्क होता है। आप जब एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपको ऐसा लगेगा ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। होने से स्थितियां हो जाती हैं, आप तुक्के मार के आप करके आते हो, घर पे आके पेपर मिलाते हो, कम से कम 20 से 30% आप नेगेटिव मार्किंग में जाते हो और आप 40% से बाहर हो जाते हो। होना चाहिए, चाहिए तो बहुत कुछ होना चाहिए। अब तक आप सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, ये मैं सोचता हूं, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि चाहिए मार देता है। कॉन्फिडेंस वाली बात ये होती है कि ये नहीं होगा और ये होगा। ये कब आता है? जब आप गजब की प्रैक्टिस करते हो, गजब का अभ्यास करते हो, एक एक चीज को समझते हो।
और मैं यही चाहता हूं कि साइकोलॉजी पढ़ो या कोई और सब्जेक्ट पढ़ो, आपका कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर है मेरे सब्जेक्ट के प्रति, वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर दिखना चाहिए। जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कोई मतलब नहीं बनेगा। सिंपल सी बात समझनी थी, सब सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबके सब एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने मिला के एक प्रश्न बनाया है, आरबी केटल का जो फ्लूइड बुद्धिमत्ता है, तरल बुद्धि, तरल बुद्धि क्या होती है? जीव बुद्धि के समान, इसके ऊपर पूर्व अनुभव और प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये वो बुद्धि होती है जो जन्मजात है, ये स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये अमूर्त बुद्धि है, ये तार्किक बुद्धि है। पूर्व अनुभव और प्रशिक्षण का जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है ठोस बुद्धि के ऊपर। किससे पड़ता है? ठोस बुद्धि पे, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसको आप विशिष्ट बुद्धि भी कह सकते हैं। उस पे पूर्व अनुभव प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ेगा, वक्त के साथ बदलती है। ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार आ गया, फिर भी आप गलती कर रहे हो। नंबर 2, कथन और भी गलत है। क्यों गलत है? कोए का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण एकदम सही है, एलेजेंडर का पास एलो परीक्षण एकदम सही है, ये दोनों ही निष्पादन बुद्धि परीक्षण। लेकिन स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है बेटा जी, जो टर्मन ने बनाया है। क्या है? व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण जो कई बार आ गया। तो ये व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण मतलब ये निष्पादन परीक्षण थोड़ी हो सकता है। निष्पादन परीक्षण कौन होता है? जहां शब्दों का प्रयोग ना करके वस्तुएं ओरिजिनल रूप से होती हैं, उनको क्रियात्मक या निष्पादन बोलते हैं। जिसमें आपका ये जो भाटिया बेटी परीक्षण है, आपका पिंटर पीटरसन परीक्षण है, कोआ परीक्षण है, अलेक्जेंडर का पास एलोक परीक्षण है, सेगुइन फार्म बोर्ड परीक्षण है जो अभी ग्रेड फेस्ट में आया था। ये सब जो होते हैं वो कि घन रचना परीक्षण, ये सब निष्पादन होते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट समझोगे तब होगा। ऐसे थोड़ी है कि आपने लास्ट में सोचा कि देव सिंह सर आप पीवाईक्यू करवा दोगे हमारा हो जाएगा, नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझिए, अवधारणाएं समझिए, इस टॉपिक की जान क्या है, किस बिंदु से कैसे प्रश्न आएगा, तब जाके पेपर क्लियर होता है। तो इसमें केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, बाकी दोनों गलत है। समझा करो, ऐसे तुक्के लगाते हो, ऐसे थोड़ी होता है। यदि एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष 0 माह है, मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो टर्मन के बुद्धि वर्गीकरण के अनुसार उस बालक की बुद्धिमत्ता का स्तर। यह प्रश्न लगभग हर ग्रेड सेकंड में पूछा गया। यह प्रश्न लगभग हर एग्जाम, सेकंड एग्जाम में आया। अब आपके सामने मान लीजिए आप पेपर दे रहे हो और आपके सामने प्रश्न आ गया, आंसर क्या होगा बताओ? बताओ बेटा जी। बेटा कोर्स का मुझे आइडिया नहीं कितने मिलेगा, आप देख लेना ना। सी आएगा, प्रतिभाशाली निकाला है। अब एक तो वह तुक्को लगा दियो, जो एक बच्चों बोलो कि सर ऊपर वाला सुपीरियर इंटेलिजेंस होगी, एक होता है निकालो यार चीजों को, ऐसे कब तक काम चलेगा? कितनी वैकेंसी आप ये बताओ मुझे, इन 5 सालों में कितनी वैकेंसी आई हैं? हर साल वैकेंसी आई है, हर साल ग्रेड फर्स्ट, हर साल ग्रेड सेकंड, हर साल ग्रेड थर्ड आई है। लेकिन उसके बावजूद यदि हम सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी कमजोरियां हैं, और इसको स्वीकार करो। यद्यपि पिछले सरकारों के समय पेपर आउट हुए हैं, फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ईमानदार बच्चे भी तो सिलेक्ट हुए हैं। तो हम 40% तक कवर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कमजोरी किसी और की नहीं है, अपनी खुद की है। थोड़ी सी मेहनत करो, चीजों का एनालिसिस करो, मजा आएगा। ये आपको सिंपल सा आंसर है, 14 वर्ष मानसिक आयु है, MA बटा CA, 10 वर्ष 0 माह है तो 10 वर्ष ही हो गया, गुणा 100 कितना आ जाएगा? 140 आ गया। 140 किसके आयु क्यू लेवल होता है? प्रतिभाशाली बुद्धि। सिंपल सा आंसर है, चीजों को तुक्के मत मारो बेटा जी। अगला प्रश्न देखो, ये रहा। पहला कथन, चार्ल्स स्पेयरमैन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी के अनुसार मानसिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाला जी कारक सामान्य बुद्धि को इंगित करता है, जो जन्मजात वह अपरिवर्तनीय होता है। एकदम सही है। द्विकारक सिद्धांत दिया था जिसमें इसने कहा था कि जी कारक अपरिवर्तनीय होता है, नॉन चेंजेबल होता है, और ये मानसिक ऊर्जा का सोर्स होता है। इसको इसने सबसे प्रधान माना था कि जिस व्यक्ति में जी कारक जितना होगा वो लाइफ में उतना ही सक्सेसफुल होता है। जी कारक का मतलब है आप चीजों को समझते हो, आप एनालिसिस करते हो, समाधान ढूंढते हो, परसेप्शन ढंग से करते हो, ये जी बुद्धि है आपकी। ये जितनी होगी आपके लाइफ में उतनी सक्सेस मिलेगी। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर आधारित बुद्धि का पास मॉडल का विस्तृतीकरण 1994 में जेपी दास
जे की नागलेरी और किर्बी द्वारा किया गया था। ठीक है, ये संज्ञानात्मक मॉडल में आता है। प्रक्रिया प्रधान सिद्धांतों में जो सिद्धांत आते हैं, बुद्धि के कार्य के सिद्धांत में तो कारक आते हैं। प्रक्रिया प्रधान में एक तो पास मॉडल आता है, एक स्टर्नबर्ग आता है, जीन पियाजे का सिद्धांत आता है। ये गिनती के 3-4 सिद्धांत आते हैं आपके। तो उसमें पास मॉडल में पी का मतलब प्लानिंग, ए का मतलब अटेंशन, एस का मतलब सक्सेसिव और एस का मतलब सिमुल्टेनियस। ये चारों कारक होते हैं इसके। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक जटिल प्रयोगशाला में शोध करने वाले वैज्ञानिक में मुख्य रूप से तार्किक गणितीय बुद्धि होगी, उच्च होगी, जबकि त्रिआयामी मूर्तियों को तराशने वाले मूर्तिकार में स्थानिक बुद्धि की उच्च प्रधानता होगी। बताओ, तीनों सही है, इनमें से किसी एक में माइनर मिस्टेक है? बताओ, तीनों सही है, किसी एक में माइनर मिस्टेक है? बेटा मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी तो इलेक्शन का पता ही नहीं है। जिंदगी में कभी किसी बात पे विश्वास मत करो। जब एग्जाम डेट जो पहले दिन डिसाइड हो गई उसको मान के तैयारी करो। अब टीचर्स का तो, सोशल मीडिया की तो हालत आपको पता है, बहुत बुरा हाल है। तो हमें क्यों सुनना किसी का? मैं तो कहता हूं हमेशा किसी की मत सुनो, अपनी सुनो। आप किसी की राय के अनुसार जिंदगी थोड़ी जीनी है। जिंदगी आप अपने दम पे जियोगे, तो अपने दम पे जियोगे तो खुद की चीजों के अलावा किसी विश्वास मत करो। मैं तो कहता हूं मेरे पे भी विश्वास मत करो। बहुत बुरे हालात हैं। अब हर घर में मास्टर हैं, यूट्यूबर हैं, हर घर में। जितना भी मास्टर बनकर सब यूट्यूबर हो जाए, सब ज्ञान दें, सब सोचेंगे यूट्यूब से करो कितनी कमाई हो जाएगी। ऐसे नहीं पता, हमने तो यूट्यूब पे ऐड ही बंद कर रखा। कमाई चाहता तो मैं ही कर लेता। क्या मतलब है कमाइयों का? हर आदमी पता नहीं ये चाहता है कि बस ये कर लूं, ये ज्ञान दे दूं, वो दे दूं। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। मैं इसलिए ऐड नहीं देता। 1, 3 बेटा, ये तीनों ही सही है। जी कारक सामान्य बुद्धि है जो अपरिवर्तनीय होती है, एकदम सही बात है। एस बुद्धि होती है जो परिवर्तनीय होती है, तो एकदम सही है। ये पास मॉडल एकदम सही है। किसने दिया था और इसमें क्या होता है? हार्वर्ड गार्डनर एकदम सही कह रहा है। इसने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, जिसमें इसने जी कारक का विरोध किया, जिसमें इसने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं, उसमें जो तार्किक गणितीय बुद्धि है उसका मतलब वैज्ञानिक में ज्यादा पाई जाएगी, और जो त्रिआयामी मूर्तियों को तराशने वाली है वो क्या, स्पैटियल में ज्यादा पाई जाएगी। एकदम सही है। तो ये तीनों ही कथन क्या है? सही। आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। डर जाते हो आप, सोचते हो पता नहीं कमी होगी एक में। अगला प्रश्न देखना। संवेगात्मक बुद्धि में पिछले ग्रेड सेकंड में बहुत प्रश्न है। मतलब सेकंड ग्रेड के जितने पेपर हुए उसमें संवेगात्मक बुद्धि प्रश्न आया था पिछली बार। मतलब 3 पेपर हुए, तीनों में आया है। तो देख के जाना इसको। और इस बार नाम भी लिख दिया सिलेबस में। जॉन मेरी पीटर्स सलोवे ने अपनी पुस्तक संवेगात्मक विकास व संवेगात्मक बुद्धि में संवेगात्मक बुद्धि के कौन से क्षेत्र दिए थे? जॉन मेरी पीटर्स सलोवे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किया था 1990 में। 1990 में संवेगात्मक बुद्धि को परिभाषित करने वाले। संवेगात्मक बुद्धि का विकास शुरू होता है थॉर्नडाइक के सामाजिक बुद्धि से, फिर हार्वर्ड गार्डनर के इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल्स हैं, स्टर्नबर्ग के भी व्यवहारिक बुद्धि से, और फिर सबसे पहले जो इसका अवधारणा दी थी वो किसने दी थी? जॉन मेयर पीटरसन ने। इन्होंने इसके 4 तत्व बताए थे। कितने तत्व बताए थे? 4 तत्व बताए थे। इसमें बहुत प्रश्न आता है, इसको पढ़ के जाना। बहुत है बेटा, टेस्ट सीरीज वाले रिवीजन और फाइनल टेस्ट पढ़ लोगे तो उसके जो अंदर व्याख्या डाली है मैंने हर प्रश्न के नीचे टेस्ट सीरीज में, उसको देख लेना एक बार, हो जाएगा कवर। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है बेटा? कितनी मूर्खता की बात है, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का नहीं पता। इमोशनल इंटेलिजेंस वो ताकत है जो आपको 0 से शिखर तक पहुंचा सकती है। इमोशनल इंटेलिजेंस वो ताकत है, तुम एग्जाम हॉल में घबराओगे नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस वो ताकत है जिस दिन तुम्हारे अंदर ये लगने लग जाएगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। इमोशनल इंटेलिजेंस वो ताकत है कि दुनिया की किसी दूसरे की बात से तुम प्रभावित नहीं होगे। तुम केवल और केवल खुद पे विश्वास रखोगे। तुम किसी बहकावे में नहीं आओगे। तुम हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। तुम हमेशा दूसरों की भावनाओं को जानोगे, समझोगे, और लाइफ में हमेशा कभी हार नहीं मानने का भाव आएगा। संवेगात्मक बुद्धि वो योग्यता है जिंदगी में तुम्हारे अंदर स्ट्रेस नहीं आएगा। तुम पेपर को देख के घबराओगे नहीं, पेपर को देख के तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी। संवेगात्मक बुद्धि वो योग्यता है कि दुनिया में तुम्हें जिंदगी सबसे खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगी और तुम्हें लगेगा कि मुझे मेरी जिंदगी मिली है और मैं इसको भरपूर जी के जाऊंगा। वो संवेगात्मक बुद्धि है। कुछ भी नहीं होना चाहिए लाइफ में, लेकिन आपके लाइफ में संवेगात्मक बुद्धि जरूर होनी चाहिए यदि तुम्हें खूबसूरत जिंदगी जीनी। इमोशनल इंटेलिजेंस एक मैजिक है, जादू है। मतलब इससे बड़ा कुछ है ही नहीं धरती, ये मान लेना।
मतलब लाइफ में कुछ भी बन जाओगे ये दिया आपके अंदर। कैसी बातें कर रहा है, इससे बड़ी कोई ताकत ही नहीं है। देखो पहला योग्यता बताई इन्होंने सवेंगो का परसेप्शन, कि आप किसी की इमोशंस को देख के पहचान जाओगे यार सर जो बोल रहे हैं यार क्या सच है, मतलब मेरी जो चेहरा है ना उसका एक्सप्रेशन को फील करना। बच्चा कोई आपके सामने रो रहा है उसको महसूस करना है कि सच में रो रहा है कि झूठ रो रहा है, ये परसेप्शन है। दूसरा है सवेंगो को मैनेज करना। मैनेज का मतलब कई बार जिंदगी में नेगेटिव सवेंग आते हैं, कई बार पॉजिटिव सवेंग आते हैं, तो नेगेटिव सवेंग को दबाना नहीं है, उसको दिशा देनी है। कई बार आप कहते हैं सर मुझे गुस्सा आता है, कई बार किसी ने आपके साथ धोखा दे दिया, तो आप घबराओ मत, उस सवेंग को दिशा दो। इसको बोलते हैं मैनेज करना। तो इसके अंतर्गत सवेंगों को, पॉजिटिव सवेंगों को बढ़ाया जाता है और नेगेटिव सवेंगों को दिशा दी जाती है। तीसरा है सवेंगों का विचार प्रक्रिया में समन्वय करना। जब भी कोई इमोशंस आए तो उसको सोच समझ के, मतलब थिंकिंग प्रोसेस में यूज करो, ना कि भावुक होकर कुल्हाड़ी उठाई और गला काट दिया। कई बार देखा होगा आपने, लोग भावुकता में ऐसे ही कुछ कदम उठाते हैं, ऐसा नहीं होता है। सवेंग को विचार मानसिक क्रिया में जोड़ दो। और चौथा है सवेंगों को समझना, अंडरस्टैंड तो इमोशंस, कि जो व्यक्ति बोल रहा है क्या वो सही है, मतलब उसके अंदर और बाहर दोनों को अंडरस्टैंड करना कि यार कहीं बनावटी तो आदमी नहीं है। ये चार तत्व इन्होंने बताए हैं और चारों का अर्थ भी पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पहला और लास्ट वाला, ये सवेंगात्मक बुद्धि की तत्व, ये प्राणोभूति बताया था डेनियल गोलमैन ने, और अंतर व्यक्तिक संबंध बताया था हार्वर्ड गार्टनर ने। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डी ई, चौथा ऑप्शन। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, क्या करेगा, स्क्रीनशॉट ले लिया कर, मैं इधर बाहर होता हूं समझाने के लिए, उस समय ले लिया कर। कितनी बार स्क्रीनशॉट लोगे ऐसे। अगला प्रश्न देखना, ये भी आया हुआ पिछली सेकंड में। डेनियल गोलमैन द्वारा प्रस्तुत सवेंगात्मक बुद्धि, मैं जो साथ साथ बोल रहा हूं ना, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये चीज दिमाग में होनी चाहिए आपके, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि उससे पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। मिश्रित निर्देश, मतलब कि इन्होंने मिश्रित प्रतिमान दिया था, मिश्रित प्रतिमान दिया था। 3 प्रतिमान थे। योग्यता, उनका जो प्रतिमान था जॉन मेयर पेटेसोलोई का, वो योग्यता प्रतिमान था, ठीक है। एक है गुण प्रतिमान, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। योग्यता और मिश्रित प्रतिमान सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा कंटेक्ट शामिल नहीं है। डेनियल गोलमैन ने 5 बताए थे। पहला है सेल्फ रेगुलेशन, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, आत्मनियंत्रण, मतलब भावनाओं में नहीं बहना। जैसे मैंने कई बार कहता है, कोई लड़की कोई लड़का कहता है मेरी स्क्रीन आईडी की स्क्रीन शॉट लेना, तुम किसकी तैयारी कर रही हो, मैं भी उसी की कर रहा हूं, अच्छा यार अपन अच्छे दोस्त बन जाएं क्या। लड़कों का कभी डायलॉग देख लेना आप, लड़के हमेशा क्या करते हैं, हमेशा पहला डायलॉग ही होता है, यार मुझे तेरे अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, मुझे ना लाइफ में ऐसे रिश्ते की जरूरत है जो सच में बहुत अच्छा हो, मुझे देखो ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए ये वो, मैं ना तुम्हारे साथ दोस्त बनना चाहता हूं। लड़का हमेशा शुरुआत में लड़की के पास आता है तो इस प्रकार मासूम बन के आता है, लड़की को लगता है यार मैं तो कहां रह गई थी, ये तो देवता स्वरूप आदमी यही है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तक तो वो भगवान के रूप में अवतरित होकर से बिहेवियर करता है। अब जो लड़की बावड़ी होगी, सेल्फ रेगुलेशन नहीं होगी, नहीं लगे वो देख रहे हैं कि तो बड़ो छोरो है रहे तो मेरे लिए ही बनाया भगवान, ठीक है, अच्छा ठीक है अपन दोस्त बन जाते हैं। लड़का कभी दोस्त बनना नहीं चाहता है, दोस्त बनता है मजबूरी में। उसके बाद वो कहता है यार है ना मुझे ना तुम बहुत अच्छी लगने लग गई। लड़की को लगता है यार ये लड़का देख कितना अच्छा है, पहले दोस्ती कर रहा था मैं अच्छी लगने लग गई, वो और अच्छा सा प्रिटेंड करता है। 20 से 25 दिन तो लड़का कहता है यार दोस्ती वाला कॉन्सेप्ट तो यार तू मुझे अच्छी लगती है यार, सच बता रहा हूँ ना, अपन है ना मैं तेरी मदद करूंगा तैयारी में, तू जो कहेगी वैसे करेंगे अपन, मैं तुझे बहुत मदद करूंगा। क्या बकवास मदद करेगा, रात को 1 घंटे फोन पे लगता है, सुबह गुड मॉर्निंग, रात को खाना खाया क्या, और ऐसा बर्बाद करके जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो बेटा, दोनों में ये स्थितियां हैं। समझ रहे हो, जहां रिश्ता दोस्ती का होता है ना वहां तो तुम कभी भी टाइम डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, वेस्ट नहीं करोगे, और जहां ये फालतू चीजें होती है ना वहां पे रात को 1 घंटे बाबू सोना कैसा है, कि क्या बातें होती हैं, नॉनसेंस चीजें। ये मतलब तब है जब आप में सेल्फ रेगुलेशन नहीं। यार मेरी लाइफ में मेरा लक्ष्य सबसे बड़ा है तो दूसरी चीज मेरी लाइफ में बड़ी हो ही नहीं सकती, ये सेल्फ रेगुलेशन। समझ गए। दूसरा है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी योग्यताएं क्या है, मेरी एबिलिटीज क्या है, मेरी मेरिट्स क्या है, मेरी डिमेरिट्स क्या है, मतलब अपने आप को जानना और पहचानना,
ये क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। ये दोनों चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा ये बता रहा है सामाजिक कौशल, ये आता है 5 नंबर पे। और चौथा बता रहा है सहानुभूति, सहानुभूति नहीं होती, प्रानुभूति होती है, जो 4 नंबर पे आती है। एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को जानना और समझना। जिसमें प्रानुभूति होगी ना वो समझ जाएगा। जैसे कई बार कहता है ना, कोई लड़की कह के ले यार आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तो आपको पता चल जाना चाहिए गोली दे रही है ये। यार पहली नजर में कोई कैसा अच्छा लग जाएगा भाई, क्या क्वालिटीज देखी तुमने, किस चीज से तुम प्रभावित हुए। बस मुझे तो ऐसे वाइब्स आई कि यार तुम अच्छे हो। वाह यार, कहां थी देवी तुम, तुम्हें कोई ज्योतिष विज्ञान में होना चाहिए, तो तुम्हें पहले दिन एक नजर में वाइब्स आ गई। गजब हो। तुम्हें ये कभी तो वाइब्स नहीं आई कि पेपर में ये 5 प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे, और मुझे देखते तेरे अंदर वाइब्स आ गई। ऐसी कोई वाइब्स नहीं होती बेटा जी। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, समझ जाया करो। परानुभूति वो योग्यता है जिसमें आप अगले के इमोशन समझ जाते हो, अगले के दर्द को समझोगे, अगले की भावनाओं को जानोगे। ये प्रानुभूति, एम्पैथी कौशल होता है, जो मदर टेरेसा में, गांधी जी में गजब का था। ओके। समाज सहानुभूति कोई तत्व नहीं बताया है। और तीसरा तत्व इसने बताया था आत्मविप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। ये जिंदगी में और कुछ हो ही नहीं हो, लेकिन हमेशा अपने आप को मोटिवेट करना है। कोई साथ दे ना, धीर सिंह धाबा ही मोटिवेट करे या नहीं करे, लेकिन सर मुझे मोटिवेट होना है। तो इसमें चौथा बिंदु क्या बेटा, गलत है, बहुत बार आ गया। अगला प्रश्न देखना, संवेगात्मक बुद्धि घटक और उसकी व्यवहारिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है, जब कोई व्यक्ति जैसे पीयूष दूसरों के इमोशंस, गुस्से या उदासी को नियंत्रित करने, उनके बीच के टकराव को शांत करने और सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाए रखने की कला में माहिर होता है, तो वो संवेगात्मक बुद्धि के अंतर व्यक्तिक प्रबंधन यानी इंटरपर्सनल मैनेजमेंट घटक का प्रदर्शन करता है। इंटरपर्सनल मैनेजमेंट बहुत बार इंपॉर्टेंट है। इंटरपर्सनल का मतलब है अंतर व्यक्तिक, रह आ गया। जब मैं दूसरों की भावनाओं को जानता हूं, समझता हूं, प्रबंधन करता हूं, तो वो इंटरपर्सनल मैनेजमेंट होगा। सेकंड कथन, जब कोई व्यक्ति केवल दूसरों के दृष्टिकोण, मोटिवेशन और संवेगों को गहराई से महसूस करता है, उनकी पर्याप्त पहचान करता है, खुद को दूसरों के स्थान पर रख के सोचता है, तो इस योग्यता को संवेगात्मक बुद्धि में प्रानुभूति, एम्पैथी कहते हैं। कि मैं इसकी जगह होता तो क्या यही सोचता। उसके दुख दर्द को अपने अंदर महसूस करना, उसकी जगह अपने आप को रख के सोचना, ये एम्पैथी। ये भी एग्जाम में आया था, ये भी सब परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, अलग अलग आए हुए, बट मैंने मिला के बना दिया। तीसरा, अपनी स्वयं की भावनाओं, संवेगों के उतार चढ़ाव और आवेगों को नियंत्रित या प्रबंधित करने की योग्यता को मनोवैज्ञानिक रूप से अंतर्वैयक्तिक प्रबंधन, इंटरपर्सनल मैनेजमेंट के नाम से जान जाता है। ये भी सही है क्या? बताओ, तीनों कथन सही है क्या? फटाफट बताओ, 1 2 3, तीनों सही लग रहा है? डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब सभी सही हैं। ओके, लॉक कर दें इसको, 1 2 3। गंगापुर सिटी पे रखेंगे बेटा, आप मैनेज कर लेना फिर। ओके, ए बी, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है जिसने ए बी कथन दिया है। अरे सी कैसे होगा देव? सी में क्या लिखा हुआ है? इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में तो दूसरों की भावनाओं को जानते हैं। यदि यहां पे इंट्रापर्सनल होता, क्या होता? इंट्रा होता, तब हम स्वयं की भावनाओं को जानते हैं। इंट्रापर्सनल में स्वयं की भावनाओं को जानेंगे, इंटरपर्सनल में दूसरों को जानेंगे। तो तीसरा ऑप्शन यहां पे गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है। तीनों प्रश्न आए हुए एग्जाम। ऐसी माइनर मिस्टेक मत किया करो भाई, मरवा दोगे तुम मेरे को। ये लास्ट प्रश्न आया हुआ है ग्रेड सेकंड में संवेगात्मक बुद्धि पे आपके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि के 5 मुख्य घटकों में सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और मोटिवेशन शामिल हैं, परंतु आत्मसम्मान इसका कोई स्वतंत्र घटक नहीं है। सही बात है। संवेगात्मक बुद्धि के 2 मुख्य श्रेणियों में डिवाइड किया गया, जिसके अंतर्गत आत्म मोटिवेशन और अपने संवेगों से अवगत होना व्यक्तिक तत्व होते हैं, जबकि प्रानुभूति और संबंधों का संचालन सामाजिक तत्व होते हैं। संवेगात्मक बुद्धि के 2 घटक हैं, एक तो व्यक्तिक जो आपसे रिलेवेंट होते हैं, इसमें 3 तत्व आते हैं। कौन कौन से? आत्म प्रेरणा भी आएगा, आत्म जागरूकता भी आएगा और आत्म नियंत्रण भी आएगा। 3 तत्व आते हैं। तो यहां लिखा हुआ है इसमें आत्म प्रेरणा और अपने संवेगों से अवगत होना, मतलब आत्म जागरूकता, दोनों व्यक्ति तत्व हैं, तो सही बात है। जबकि प्रानुभूति और संबंधों का संचालन, ये सच में दूसरों के प्रति होते हैं, तो ये किस में आते हैं? सामाजिक तत्वों में आते हैं। एकदम सही है। अंतर व्यक्ति तत्वों में आते हैं। ऐसे ये प्रश्न आया हुआ एकदम सही है।
संवेगात्मक बुद्धि मूलतः एक शुद्ध संज्ञानात्मक योग्यता है जो व्यक्ति को संतुलित, उत्साही और सहानुभूतिपूर्वक बनाने के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट समाधान जैसी योग्यताएं प्रदान करती है। तीनों सही हैं क्या? बताओ, तीनों सही हैं क्या? ओके जी सर, बी 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 आएगा, सेकंड और थर्ड सही है। अच्छा, बेटा प्यार ही कर, पढ़ाई करके क्या करे वो राजेंद्र सेन? पढ़ाई करके तो दुनिया बावड़ी होगी। तू तो प्यार कर बेटा, प्यार होगा तो प्यार कर। पहला बिम तो सक्सेस हो, पढ़ाई तो बाद में हो जाएगी। निभा कोई और की हो जाएगी, तू और पागल हो हंडा को। तू तो पहले काम वही कर बेटा। तेरे लिए तो मेरी सलाह यही है, पहलो टारगेट बिन बना और बाद में आपा बात करांगा। 1-2 साल बाद में जब तू साइको क्या हो वो सब काउंसलिंग करूंगा तेरी दोबारा। आंसर क्या बेटा? बी। बी गलत है बेटा। अरे शुद्ध संज्ञानात्मक योग्यता संवेगात्मक बुद्धि कैसे हो सकती है? कॉमन सेंस की बात है। संवेगात्मक बुद्धि संज्ञानात्मक योग्यता होती ही नहीं है, ये एक सामाजिक योग्यता है। क्या है ये? सामाजिक योग्यता है। कैसे काम कर रहे हो आप? पढ़ नहीं रहे हो ढंग से, ये माइनर मिस्टेक है। ये पर्सन और ये टेस्ट में करवाने का उद्देश्य है कि आप ऐसी गलतियां होंगी नहीं आपकी। मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? कोई पैसे थोड़ी ले रहा हूं आपसे, इनके फ्री में करवा रहा हूं आपको। एड भी नहीं दिखा रहा यूट्यूब पे ताकि आपका ध्यान डिस्टर्ब नहीं हो। उद्देश्य केवल एक है कि आपको एक इंसाइट डेवलप हो, आपकी एक एक्सरसाइज हो, फायदा मिले। 50 प्रश्नों को मिला के, और ये मैंने 13 प्रश्न बनाए, मतलब आपको 50 पीवाईक्यू देखने की जरूरत नहीं है। 13 के माध्यम से पूरी बुद्धि और संवेगात्मक बुद्धि के हो गए। फिर भी तुम माइनर गलतियां करते हो, मजा नहीं आएगा। फिर इतनी मेहनत जो कर रहा हूं उसका फायदा होना चाहिए भाई। ऐसी गलतियां मत करो यार, मरवाओगे तुम लोग। तो फर्स्ट और सेकंड सही है और तीसरा कथन गलत है। ये टोटल बुद्धि और संवेगात्मक बुद्धि के आपके प्रश्न हो गए। ये आपके 5 टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब 4 टॉपिक शायद और बचे हैं, वो भी करवा देंगे।